हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर यादव, डायरेक्टर ऑफ लक्ष्य एकेडमी इंदौर। तो आज का हमारा टॉपिक है अक्षांश और देशांतर यानी लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आपको कम से कम इस टॉपिक को लेकर कोई डाउट ना हो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो और यूपीएससी, एमपीपीएससी या अन्य किसी एग्जाम में इस टॉपिक का आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो डायग्राम बना है, इसमें जो आड़ी लाइनें हैं ये अक्षांश रेखाएं बनाई गई हैं। इसे इंग्लिश में लैटिट्यूड कहेंगे। अभी थोड़ी देर बाद कुछ खड़ी लाइनें भी हम बनाएंगे, जैसे इस प्रकार की, उसे हम लॉन्गिट्यूड्स या देशांतर कहेंगे। यानी दो प्रकार की रेखाएं, अक्षांश और देशांतर, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली बात कि क्या वास्तव में पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं? बिल्कुल नहीं होती। पृथ्वी पर रियल में इस प्रकार की कोई लाइन नहीं है। ये आपको याद रखना है दोनों के लिए। तो सबसे पहली बात कि ये दोनों काल्पनिक रेखाएं होती हैं, यानी रियल में ऐसी लाइन नहीं होती। काल्पनिक रेखाएं हैं अक्षांश और देशांतर। अब हम पहले अक्षांश के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद देशांतर की बात करेंगे। तो अक्षांश के बारे में पढ़ने से पहले कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के नाम पहले आप सुन लीजिए। यह है विषुवत यानी भूमध्य रेखा, दूसरा नाम भूमध्य रेखा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स इक्वेटर लाइन कहेंगे, इक्वेटर। और ये 0 डिग्री पर है। अब ये 0 डिग्री क्या है अभी हम बात करेंगे। 23.5 यानी 23.5 डिग्री, ये नॉर्थ डायरेक्शन होता है, ये साउथ डायरेक्शन होता है। तो 23.5 23.5 डिग्री की जो उत्तर वाली रेखा है वो कर्क रेखा है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। इसी प्रकार 23.5 डिग्री का साउथ वाला मकर रेखा कहलाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाती है। 66.5 डिग्री का नॉर्थ में आर्कटिक कहलाता है, आर्कटिक रेखा। और 66.5 का साउथ में, दक्षिण में अंटार्कटिक कहलाता है। अंटार्कटिक, कंफ्यूज नहीं होंगे, ये आर्कटिक है, ये अंटार्कटिक है। यहां पर 90 डिग्री पर है दक्षिणी ध्रुव, जिसको आप बोलते हो साउथ पोल। और यहां पर नॉर्थ पोल है 90 डिग्री, जिसको आप बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। तो ये तो हो गए इंपॉर्टेंट नाम। अभी हम इस पर चर्चा करेंगे डिटेल में। अब अक्षांश के बारे में सबसे पहली बात क्या सुनेंगे। पहली बात ये जो अक्षांश हैं ये एक दूसरे से कोणीय दूरी प्रदर्शित करते हैं। एक दूसरे से कोणीय दूरी। अब ये होता क्या है अभी समझाता हूं। एंगुलर डिस्टेंस पहली बात हो गई कि अक्षांश रेखाएं एक दूसरे से एंगुलर डिस्टेंस बताती हैं। क्यों? क्योंकि ये रेखाएं हर 1 डिग्री पर खींची गई हैं। जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, हर 1 डिग्री पर एक लाइन खींची गई है। अब ये कोणीय दूरी, ये डिग्री क्या है, थोड़ा इसको अच्छे से समझिए। आखिर ये अक्षांश रेखाएं हमने डिसाइड की, निर्धारित की, किस आधार पर ये खींची गई हैं। तो ध्यान रखेंगे, यहां पर एक तारा बनाता हूं मैं। ये आपको मैंने एक स्टार बना दिया, इसका नाम है पोल स्टार। इसको आप बोलते हैं ध्रुव तारा। ये अर्सा माइनर और ग्रेट मेयर नाम का तारा का समूह है। ग्रुप में उस समूह का एक तारा है ध्रुव तारा, पोल स्टार। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि ये हर समय पृथ्वी के, जहां मेरी उंगली रखी है, नॉर्थ पोल के ठीक ऊपर दिखाई देता है, बिल्कुल सीधा ऊपर, मेरे सर के ठीक ऊपर। तो इसीलिए इसको ध्रुव तारा भी बोलते हैं। और नॉर्थ पोल के ठीक ऊपर होगा। हालांकि ये गतिशील होता है मगर इसकी पोजीशन हमेशा हमको ऊपर दिखाई देती है। और जब मैं इसमें से एक लाइट निकाल के नीचे ला रहा हूं पृथ्वी पर, आप देखिए जरा ध्यान से, ये इसका प्रकाश, इसके प्रकाश की किरण, यदि इसके प्रकाश की किरण को मैं नीचे लाके दिखा रहा हूं बोर्ड पे, तो आप देख रहे हैं कि किरण नॉर्थ पोल पे एकदम सीधी आएगी। और जब कोई चीज सीधी आती है तो आप बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जैसे ये आड़ी लाइन है, आड़ी लाइन पे खड़ी लाइन खींच दी जाए
तो दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनता है, इतना आप जानते होंगे। तो ध्रुव तारे को आधार बनाकर ही अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। ये ध्रुव तारे का प्रकाश या उसकी किरण पृथ्वी के जिस भाग पर जितने डिग्री का एंगल बना रही है, वहां पर उतने ही डिग्री का अक्षांश रेखा होती है। जैसे अब यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना है तो 90 डिग्री का अक्षांश है। अब इसी ध्रुव तारे का यहां की पर बात करें, यहां पर, तो यहां पर मान लो 50 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 50 डिग्री का वहां से अक्षांश खींचा जाएगा। थोड़ा इससे आप देख लीजिए, जैसे ये आपके सामने ग्लोब रखा है, ये मैं पॉइंट्स लगा देता हूं कि ये 50-50 डिग्री वाले सारे पॉइंट लगा दिए कि ये पृथ्वी गोल है, ये मैंने ऐसे गोल पॉइंट लगा दिए। अब इस गोल पॉइंट को जैसे मिलाकर एक लाइन खींचूंगा तो 50 डिग्री की लाइन बनेगी। तो सबसे पहली बात हो गई कि अक्षांश रेखाओं का निर्धारण काय के आधार पर किया जाता है? ध्रुव तारे के आधार पर किया जाता है। इनका निर्धारण ध्रुव तारे के आधार पर किया जाता है। ध्रुव तारे की जो प्रकाश की किरण होती है, उनका कोण यानी आपतन कोण बोलते हैं उसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू यहां आते आते कम हो जाएगी, आपतन कोण धीरे धीरे कम होगा, जीरो पर आकर बिल्कुल जीरो होगा, इसलिए यहां पर 0 डिग्री का अक्षांश। दूसरी बात कि पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखाएं हैं, तो याद रखेंगे ये कैसे खींची है, मैंने आपको बता दिया। पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली जो रेखा होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली रेखा अक्षांश रेखा है। तीसरी बात क्या करेंगे, ये रेखाएं जो होती हैं ये समानांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। पैरेलल का मतलब ये होता है, देखिए ये दोनों पेन एक दूसरे के पैरेलल है, यानी दोनों पेन के बीच की जो दूरी है वो हर पॉइंट पर बराबर है। आप देख लीजिए, मैंने सीधा पकड़ा एकदम, तो ये अक्षांश रेखाएं। तीसरी बात याद रखेंगे कि ये समानांतर होती हैं, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले भी याद रखेंगे कि ये पैरेलल होती हैं। चौथी बात हम बताते हैं, इसकी इंपॉर्टेंट है, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये क्या काम आती है, क्यों खींची हमने, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आती है। ये हमारे पृथ्वी पर दो स्थानों के बीच का दूरी निर्धारण करती है। कैसे करती है जरा बताते हैं। सामान्य किताबों में हम बोलते हैं कि एक अक्षांश रेखा के बीच में 111 किलोमीटर होता है। अब वो क्या होता है 111.13 किलोमीटर, मतलब इसके बारे में मैं क्या बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात कि इनके बीच की दूरी बराबर होती है, ये लिख दिया बराबर है। कैसे, ध्यान देंगे, 1 डिग्री का अक्षांश और 2 डिग्री का अक्षांश आपको मैंने पेन से बताया था, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, इसके ऊपर 3 डिग्री। किसी भी दो अक्षांश के बीच में जब आप नापेंगे तो 111 किलोमीटर आपको हर किताब में लिखा हुआ मिलेगा। और आपको क्वेश्चन भी यही सबसे ज्यादा आता है कि दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है, आप बोल देते हैं 111 किलोमीटर दो अक्षांश के बीच की दूरी। इसीलिए ये दूरी डिसाइड करने में ये काम आती है, दूरी निर्धारण में काम आती है। ब्रैकेट में लिख सकता हूं दूरी निर्धारण, यानी हम दूरी डिसाइड कर सकते हैं। अब इसको जरा प्रैक्टिकली समझिए, कैसे डिसाइड कर सकते हो आप। देखो बेटा, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, ये गोला है तो इसकी एक परिधि होती है, परिधि मतलब सरकमफेरेंस होता है। अब इस पृथ्वी की एक बात आपको आज से याद रखनी है कि जो हमारी पृथ्वी है, ये ऊपर यहां मेरा उंगली रखिए नॉर्थ पोल और यहां पर साउथ पोल, यहां पर थोड़ी चपटी है हमारी पृथ्वी, मतलब इसको ऐसे दबा सकते हैं आप कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर आप यहां पर देखेंगे ये थोड़ी चपटी है यहां पर। और बात करें ये बीच वाले भाग की, ये वाला, ये इक्वेटर वाला जो आपको मैंने ये वाला बताया विषुवत रेखा, ये इक्वेटर वाला जो भाग है वो थोड़ा फूला हुआ है। ध्यान रखेंगे, कैसे याद रखेंगे कि हमारी पृथ्वी ऊपर और नीचे से थोड़ी सी चपटी है और बीच में थोड़ी फैली हुई है। इक्वेटर वाला पार्ट उसका उभार है, उसमें फैलाव है, ठीक है। तो अब आप एक बात बताइए, परिधि क्या होती है। परिधि देखिए, यदि मैं इस गोले के ऐसे बीच में एक लाइन खींच दूं तो ये भी परिधि है। तो ये जो बीच में लाइन खींचूंगा वो कौन सी लाइन होगी, वो विषुवत रेखा ही होगी सबसे बीच में, क्योंकि विषुवत से आधी पृथ्वी ऊपर है आधी नीचे है, ठीक है। मगर ऐसी लाइन में ऊपर भी खींच सकता हूं ऐसे, इसको भी तो मैं गोल कर सकता हूं ऐसे। तो दो प्रकार की परिधि होती है हमारी पृथ्वी की। हमारी पृथ्वी की दो त्रिज्या मानी जाती है, दोनों याद रखना पड़ती है।
दो प्रकार के व्यास होते हैं, डायमीटर, रेडियस, सब आपको दो दो मिलेंगे। पोलर और इक्वेटर, पोलर और इक्वेटर। देखो मैं बताता हूं, ये जो परिधि है, मेरा हाथ चल रहा है, ये यहां से ये जो परिधि है, चूंकि पृथ्वी उभरी हुई है, फैली हुई है, तो ये वाली इसको बोलते हैं विषुवतीय परिधि, इक्वेटोर सरकमफेरेंस। मगर ये जो ऊपर वाली बता रहा हूं मैं, इसको बोलते हैं पोलर सरकमफेरेंस, मतलब ध्रुवीय परिधि। तो याद क्या रखना है, मैं आपको एक बात बताता हूं। आप बताइए कि ये पृथ्वी को मैंने बताया ऊपर नीचे से चपटी है, बीच में से फैली है, तो ये बीच वाला जब गोला चलाऊंगा, ये वाला विषुवतीय परिधि की लंबाई ज्यादा होगी या ध्रुवीय परिधि की? जरा सोचिए। ध्रुवीय परिधि की लंबाई कम होगी क्योंकि ऊपर नीचे से चपटी है, ठीक है, और ये बीच में जरा फैल गई, तो बीच में जब आप चल के आएंगे तो ज्यादा चलना है, ऊपर नीचे जो चपटापन है उसकी वजह से ऊपर नीचे से आप करेंगे। तो आपकी इसकी परिधि बताता हूं साइड में कैलकुलेशन कि इसकी परिधि कितनी है। परिधि इसकी दो प्रकार की है। ध्रुव से नापूं, पोलर से चलूं कि विषुवत से चलूं? जब मैं विषुवत से जाता हूं तो ज्यादा परिधि निकलती है, जैसे 40076 किलोमीटर, ये इक्वेटर लाइन की लंबाई है। ये जो इक्वेटर लाइन है, ये पूरी बीच में जो चलती है, आपको चला के दिखा दे, ये इक्वेटर लाइन है, ये पूरी इक्वेटर लाइन है। इसकी लंबाई कितनी है? 40076। मगर पोलर की जब मैं बात करूंगा तो 40008 किलोमीटर, ये इसकी पोलर सरकमफेरेंस है, मतलब विषुवतीय परिधि। एक बार फिर से समझ लीजिए, यहां से एक बार घूम के यहां आऊंगा तो उसकी कितने किलोमीटर हो गई? 40,008 किलोमीटर। फिर से यहां से पेन चला के यहां तक आऊंगा, ऐसे में आना, ऐसे में नहीं जाना, ठीक है, ऐसे में आना, पोल से पोल। तो ये इसकी ध्रुवीय परिधि है क्योंकि ध्रुव से निकाली गई है, पोलर सरकमफेरेंस है। अब आप एक बात बताओ, ये आपको मालूम पड़ गया पोलर सरकमफेरेंस है। अब ये यहां से जरा इस पे ध्यान देंगे तो ये पूरा राउंड चला। यदि मैं इस पेन को, मेरे पेन को ध्यान देंगे, इस पेन को मैं इतना चलाऊं जितना मैं चला रहा हूं, आपको सबको दिख रहा होगा, तो आप बोलेंगे सर आधा हो गया, पीछे नहीं चला रहा हूं तो इसको आधा कर देता हूं। ये इसको आधा किया तो उत्तर आया 20,004। अब फिर से पेन से समझाऊंगा, ये आधा हो गया, ठीक है। अब यदि इसको फिर से आधा करूं, कैसे आधा करूंगा? देखो बेटा, यहां से जाएगा तो यहां रुक जाएगा, कहां पे रुकेगा? इक्वेटर लाइन पे, आधा और बच गया ना नीचे। फिर से देखो, ये पूरा तो मैंने निकाल लिया 20,000। अब मैं इसको आधा निकालूं तो इसका और आधा कर दो, कर देते हैं लगे हाथ, ये कर दिया, इसका और आधा करा तो 10,002, ये बचा बेटा। अब आप बताइए, क्या मैं जो लाइन खींच रहा हूं आपको समझ में आ रही? यहां से लेकर बीच में इक्वेटर तक, मान लो ये इक्वेटर, यहां से लेकर ये इक्वेटर तक, ये कितनी हो गई बेटा? 10,002। अब इसमें कितनी लाइनें निकल रही हैं आड़ी आड़ी? 90 लाइनें निकल रही हैं। तो इसको डिवाइड करो 90 से डिवाइड करोगे, उत्तर आएगा 11113 किलोमीटर। ये है इसकी कैलकुलेशन, जो आप इसको पढ़ते हैं कि दो अक्षांश के बीच कितनी दूरी होती है, तो आपको वैसा तो रटा होना चाहिए 111.13 किलोमीटर, मगर आपको मालूम भी होना चाहिए कि हमने पृथ्वी की ध्रुव वाली ये वाली परिधि निकाल ली, उसको फिर आधा कर लिया, आधे को और आधा कर लिया और 90 से डिवाइड कर दिया, तो हमको ये मालूम पड़ गया कि दो रेखाओं के बीच में कितने किलोमीटर का अंतर होगा। तो दो रेखाओं के बीच में कितना अंतर होता है बेटा? 111 किलोमीटर का। ये बात आप याद रखेंगे। इसके बाद आप इसको मिटा दीजिए। अब आगे ये 3 बातें हो गई, चौथी बात, 4 बातें हो गई, 5वीं बात लेकर आ रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। आपको ये बात समझ में आ गई, इनके बीच की दूरी बराबर होती है। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं आपको लाइन चला के दिखाता हूं। देखिए कैसे खींचे जाते हैं। विषुवत 0 डिग्री, 1 2 3 40 50 60, छोटा होता जा रहा है बेटा। 80 देखो कितना छोटा हो गया। 85 कितना छोटा सा हो गया। तो क्या इनकी लंबाई बराबर है? आप बोलेंगे बिल्कुल बराबर नहीं है। हम ऐसे जाते हैं, सर ऐसे जाते हैं, पहले तो बड़ा बड़ा सर्किल बनता है, 1 2 20 30 30 40 50, छोटा होता जाएगा। जैसे मैं इक्वेटर से पोल की तरफ आऊंगा, तो इनके सर्किल छोटे होंगे तो लंबाई कम होगी। तो याद रखेंगे कि इनकी जो लंबाई होती है वो बराबर नहीं होती। यहां पर लिखा है दूरी तो बराबर होती है मगर इनकी लंबाई बराबर नहीं होती। तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार
कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाते हैं कि बताइए आप नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं, तो क्या इनकी बीच की दूरी कम होगी, बढ़ेगी, घटेगी? आप बोलेंगे दूरी कहीं भी कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि दूरी सर ने बता दिया, दूरी बराबर होती है 111.13 किलोमीटर। मगर जैसे जैसे पोल से इक्वेटर की तरफ आता हूं, इनके देखो सर्कल बढ़ता जाएगा, ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो इनकी लंबाई बढ़ती जाती है। या उल्टा पूछ ले वो कि इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई में क्या फर्क पड़ेगा, आप कहेंगे वो धीरे धीरे छोटी होती जाएंगी। और जब एकदम छोटी होंगी, देखिए 80, 85, और जब एकदम 90 का बनाऊंगा, ये पेन रखा हुआ है, तो 90 पे बन ही नहीं पाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि 90 डिग्री का नॉर्थ पोल और 90 डिग्री का साउथ पोल, ये तो पूरा सर्किल बन ही नहीं पाता है गोला, तो ये एक पॉइंट है, ये एक सर्किल नहीं है, बाकी सब तो सर्किल है। तो लिख देता हूं इनकी लंबाई बराबर नहीं होती। एक जगह एग्जाम्पल के लिए लिख देता हूं कि पोल से मैं इक्वेटर पे जाऊंगा, तो आप बताना लंबाई क्या होगी। पोल से इक्वेटर पर देखो ये कितनी बड़ी, ये कितनी बड़ी, इससे समझ लो, उससे नहीं समझ में आ रही है। और सबसे बड़ी कौन सी होना चाहिए? सबसे बड़ी समझ में होना चाहिए विषुवत रेखा। तो पोल से इक्वेटर, ध्रुवों से विषुवत की ओर आने पर इनकी लंबाई बढ़ती जाती है। और सबसे लंबी रेखा कौन सी मानी जाएगी? आप बोल देंगे विषुवत रेखा, क्योंकि वो बिल्कुल बीचों बीच से है, और बीचों बीच से है, याद रखेंगे। उस विषुवत रेखा को आप कहेंगे, ये जो विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा सबसे लंबी है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जिसकी वैल्यू होती है 4,000,076 किलोमीटर। ये मैंने बताया था। इसी को आप बोल सकते हैं, ये तो सर ने विषुवतीय परिधि लिखी है, हाँ ये विषुवतीय परिधि मान लो, या विषुवत रेखा की लंबाई मान लो। ये हो गई कि इनकी लंबाई बराबर नहीं होती, ये बात याद रखेंगे। दूरी बराबर होती है, लंबाई बराबर नहीं होती। ये 6 नंबर के पॉइंट पे आपको क्या याद रखना है, 90 डिग्री का नॉर्थ का पोल और 90 डिग्री का साउथ का, ये दोनों लैटिट्यूड जो होंगे, 90 डिग्री नॉर्थ ये रहा, 90 डिग्री साउथ ये रहा। आप इसमें भी देख सकते हैं कि आप जब ऐसे ऊपर आएंगे 50, 60, तो 85 तो छोटा सा बनेगा, 89 और छोटा बनेगा, और 90 बनेगा ही नहीं। 90 सिर्फ एक पॉइंट रहेगा। तो आप बोलेंगे 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ के जो होते हैं वो वृत्त नहीं होते। क्या नहीं होते? वृत्त नहीं होते, वो तो बिंदु के समान होते हैं। एक बिंदु के समान होते हैं, मतलब उन्हें वृत्त की गिनती में, सर्किल की गिनती में नहीं रखा जाता। ये 6वीं बात हो गई। 7वें नंबर की बात आपको और याद रखनी है कि ये जलवायु के निर्धारण में काम आते हैं। जलवायु निर्धारण, जलवायु का मतलब होता है क्लाइमेट। अभी समझा देते हैं, ये क्लाइमेट देखें, ये जलवायु मतलब कहां पर कैसी जलवायु मिलेगी। अमेरिका के लोग कैसे हैं, भारत की कैसी जलवायु है, ब्रिटेन में कैसा है, इटली में कैसा है, सब देशों की अलग अलग जलवायु होती है। क्यों होती है बेटा? क्योंकि जो सूर्य होता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के हर जगह पर एक जैसा नहीं होता। जैसे हम बात करें कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर, जब यहां पे हम बात करेंगे, एक सेकंड सूर्य बनाने की कोशिश करते हैं, 0102, ठीक है। ये टॉर्च आपको दिख रहा है, इस टॉर्च से समझने की कोशिश करेंगे। इस टॉर्च को आप समझ लीजिए सूर्य है, और सूर्य हमेशा, ये जो बीच वाली लाइन दिख रही विषुवत रेखा, इस पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। मतलब मैं पेन रख के दिखाऊं तो ऐसी पड़ेंगी, ये मैंने पेन रख दिया, सीधी पड़ेंगी। इसका मतलब आप बोलेंगे कि विषुवत रेखा ऐसी जगह है जहां पर सूर्य की किरणें 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ये बना दिया मैंने 90 डिग्री का एंगल। ये देखो, अब आपको दिख रहा होगा कि बीच बीच में उजाला है, मगर जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूं ये कम होता जा रहा है उजाला। जैसे मैंने ध्रुव तारे में बताया था, इसमें आप ऐसा करके देख सकते हैं। ये आपको दिख रहा होगा बीच में बहुत ज्यादा गर्मी है, मगर जैसे जैसे पोल की तरफ जाएंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ, तो गर्मी कम होगी। हम ये बोलते हैं कि किरणें यहाँ, सूर्य की किरणें यहाँ तो बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं, मगर जब ऊपर जाती हैं तो तिरछी हो जाती हैं। यानी वहां पर भी ध्रुव तारे की तरह आपतन कोण का मान कम होता जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होता है, और ऊपर जाकर सूर्य की किरणें धरती से चिपक जाती हैं,
तो एंगल ही नहीं बनता है, इसीलिए ऊपर और नीचे बहुत ठंडक होती है। हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे बर्फ क्यों जमी है? क्योंकि हमारा सूर्य की किरणें वहां पर लगभग ना के बराबर पहुंचती है। मतलब ये 0 डिग्री पे जो भी देश होंगे, 0 डिग्री पर जितने भी देश होंगे, हम आगे सारे देश रटेंगे, उन सभी देशों में बहुत ज्यादा सूर्य का प्रकाश मिलेगा। यहाँ प्रकाश ज्यादा है, तो सूर्य के प्रकाश से ही पूरी पृथ्वी का जलवायु डिसाइड होता है। जैसे हम कैसे डिसाइड करते हैं, ये 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ, जरा ध्यान से देखना, ये बना दिया मैंने। ये जो 23.5 नॉर्थ और साउथ यानी कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों के बीच का ये जोन नंबर 1, इसको आप बोलते हैं उष्ण कटिबंध, इसको आप बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन है। ये कौन सा जोन है? ट्रॉपिकल। उसके बाद 23.5 से 66.5, ये जो बेल्ट दिख रहा है आपको, ये ऊपर भी और ये नीचे भी, आप इसको बोलते हैं सर यहाँ पर तो धूप सूर्य का प्रकाश आएगा भी मगर ठंडा भी नहीं है और गर्म भी नहीं है, मीडियम है। ठीक है, इसको आप क्या बोलेंगे? मेरा हाथ जहां रखा है 23 के अंदर, ये तो गर्म है, बीच वाला मीडियम है, और ऊपर वाले पे आप बोलेंगे सर 66.5 से 90 तक ये जो क्षेत्र बना रहे हैं, यहाँ पर सूर्य की किरणें कम पहुंच पाती है, ना के बराबर, इसलिए ये पृथ्वी के ठंडे क्षेत्र हैं बेटा। तो मुख्य रूप से 3 क्षेत्र में बांटते हैं। ये 23 से 23 1, इसको गर्म बोलेंगे, 23 से 66 2, इसको मीडियम बोलेंगे, और 66 से 90 3, इसको ठंडा बोलेंगे। तो जो गर्म होता है उसको ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, जो बीच वाला होता है उसको टेम्परेट जोन बोलते हैं, और जो ऊपर वाला 66.5 से 90 जहां बर्फ बहुत मिलती है, ठंडा इलाका होता है, उसको फ्रिजिड जोन बोलते हैं। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध हिंदी में बोलते हैं आप इनको। अब ये जो कटिबंध मैंने तीनों बनाए हैं, यहीं पर अलग अलग देशों में अलग अलग वनस्पति मिलेगी, पेड़ पौधे मिलेंगे, जीव जंतु मिलेंगे। कहीं के लोग कैसे होंगे, जैसे आपने देखा अफ्रीका में कुछ लोगों का बहुत कलर काला होता है, ठीक है, काले लोग होते हैं, गोरे लोग होते हैं। इन सब का प्रभाव, मतलब कौन सी पृथ्वी के कौन सी जगह पर सूर्य का कितना प्रकाश मिलेगा, इसी से तो वहां का क्लाइमेट डिसाइड होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, एक बहुत बड़ा टॉपिक है क्लाइमेट, आगे किसी क्लास में हम इस पर चर्चा करेंगे। अभी इतना कि अक्षांश रेखा के माध्यम से हमने 3 जोन में बांटा पूरी पृथ्वी को। तो आप बोलेंगे अक्षांश रेखाएं क्या काम आती हैं? अक्षांश रेखाएं जलवायु निर्धारण के काम में आती है। अब ये मेरी दोनों बातें याद रख लो, ये दोनों लिखा है मैंने, एक तो दूरी निर्धारण के काम में आती है और दूसरी जलवायु निर्धारण के काम में आती है। दूरी मतलब कोई भी 2 अक्षांश रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, और यही रेखाओं के माध्यम से हम विभिन्न देशों या विभिन्न जगह का जलवायु देखते हैं, कहां पर कैसे पेड़ पौधे होंगे, जीव जंतु होंगे, सारी चीजें, वनस्पति कैसी होंगी। अब आगे बात करते हैं कुछ खास चीजों पर। एक आपको कभी परेशान करेगा एक क्वेश्चन, तो मैं यहां साइड में लिखता हूं 8वें नंबर की बात, आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। एक पूछा जाता है सह अक्षांश। यदि आपको एग्जाम में परेशान नहीं होना है तो सह अक्षांश को इंग्लिश वाले क्या याद करेंगे? कोलैटिट्यूड। अब ये कोलैटिट्यूड क्या है? हिंदी वाले सह अक्षांश क्या है? सिंपल सी बात है, आपको क्वेश्चन आएगा बेटा, मान लो ये 23 है तो यहां पर लिख दिया हमने 35 आपसे पूछेगा 35 डिग्री नॉर्थ का जो अक्षांश है उसका सह अक्षांश ढूंढ के बताइए। फिर से सुन लीजिए, 35 डिग्री का जो नॉर्थ का लेटीट्यूड है उसका कोलैटिट्यूड कौन सा होगा? तो कुछ नहीं करना है, 90 के डिफरेंस पे दूसरी डायरेक्शन में ढूंढना है। कितने के? 90 के। अब ये 35 से ऊपर तो 90 मिलेंगे नहीं, तो 35 से नीचे 90 का डिफरेंस कैसा आएगा? 35 से जब मैं यहां आऊंगा 0 पे, तो ये तो 35 लाइन हो गई, 35 लाइन तो ये हो गई, 35 से वापस 0 पे आया, ठीक है, और 0 से फिर मैं इधर 55 पे जाऊंगा, 55 पे, ये यहां तक आया, तो ये 55 हो गई, ये 55 और ये 35 साइड में कर लो, 55 35 का उत्तर आएगा 90। तो ये आपका उत्तर होगा कि 35 डिग्री का जो नॉर्थ लैटिट्यूड है उसका कोलैटिट्यूड ढूंढेंगे तो उत्तर देंगे 55 डिग्री का साउथ। क्या देंगे? 55 डिग्री का साउथ। ये दोनों एक दूसरे के कोलैटिट्यूड होते हैं। फिर से एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो ये 0 डिग्री, ये कौन सी लाइन है? 10 डिग्री। अब बोलेगा 10 डिग्री नॉर्थ है, इसका कोलैटिट्यूड ढूंढिए, तो आपको ऊपर तो मिलेगा नहीं क्योंकि ऊपर तो 80 लाइन और बची हैं, ठीक है।
तो आप बोलेंगे 10 डिग्री नॉर्थ है, तो आप तो कुछ नहीं करना, नहीं आए तो 90 में से 10 घटा के 80 बचा। यहां से यहां तक आने में 10 चल गए आप, ठीक है, 0 तक आने में, और 0 से फिर आप यहां तक आए 80, तो ये वाला 80 और ये वाला 10, तो आप बोलेंगे इसका उत्तर होगा 80 डिग्री का साउथ लेटीट्यूड। वो पूछेगा 10 डिग्री का नॉर्थ लेटीट्यूड, इसका कोलेटीट्यूड क्या है, आप बोलेंगे 80 डिग्री का साउथ लेटीट्यूड। ये हो गई अक्षांश रेखा के बारे में 8वें नंबर की बात। 8 बातें हो गई, और लास्ट में 9 नंबर की बात करें, जो सबसे ज्यादा आपको परेशान करती हैं कि अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। तो देखिए बेटा, हर अक्षांश रेखा 1 डिग्री के एंगल पर है। आपको मालूम है, आपने देख लिया कि सर ने ये बना दिया, ये 15 डिग्री का अक्षांश और इसके ऊपर वाला ये 16 डिग्री का। अब ऐसे एंगल पर डिफरेंस पर ढूंढोगे तो 1 डिग्री के अंतराल पर कितनी मिलेगी बेटा। मैंने आपको एक बात बताई है, इधर देखें, 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ, क्या ये कोई सर्किल है, गोले बन पाए? नहीं। मैंने बोला ये तो बिंदु के समान है, एक पॉइंट है, और इनको छोड़ दें, जैसे ये 89 का एंगल है, ठीक है, और ये 88 का एंगल है, फॉर एग्जांपल ये 88 का है, ये 89 का, तो 90 का ये रहा पॉइंट लगा है, ये 90 का सिर्फ पॉइंट लगा है। तो ये जो 1-1 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, ये 1-1 डिग्री पर, 1-1 डिग्री पर कितने होंगे बेटा? 1-1 डिग्री पर होंगे, किधर लिख रहे हैं, इधर, 1-1 डिग्री पर होंगे आपके 89 ऊपर, 89 नीचे। ध्यान रखेंगे 90 डिग्री कोई वृत्त नहीं बना रहा है, 90 डिग्री सिर्फ एक पॉइंट है, इसलिए 1 डिग्री के अंतराल पर, फिर से बोल रहा हूं, 1 डिग्री के डिफरेंस पर 89 लेटीट्यूड्स तो ऊपर है और 89 लेटीट्यूड्स नीचे है, प्लस एक इक्वेटर है आपका ये, क्योंकि ये भी एक पूरा वृत्त है, ठीक है, तो इक्वेटर को भी काउंट करेंगे, तो ये आपको उत्तर आएगा 179। क्या आंसर आएगा? 179। तो यहां पर लिख देते हैं, सीधा आपको दिख जाएगा 9 नंबर की बात, 89 प्लस 89 प्लस इक्वेटर बराबर 179। अब इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे देशांतर की। देशांतर की बात करने से पहले रिवाइज करेंगे फुर्ती से, मैं अंडरलाइन करूंगा। ये एक दूसरे से कैसी दूरी दिखाती हैं? कोणीय दूरी, याद रहेंगे। ये कैसी रेखाएं हैं? ये पैरेलल है, सर ने बता दिया ऐसी हैं, इसीलिए इनके बीच की दूरी क्या है? बराबर है। हर अक्षांश में कितनी दूरी मिली आपको? 111 किलोमीटर। एक बात राइट हो कोई, समानांतर है, याद है कितनी दूरी है? हर अक्षांश, किसी भी दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। क्या दूरी इनकी बराबर होती है? बिल्कुल, सर ने बताया दूरी बराबर होती है, और वो कितनी होती है? 111। इसीलिए ये काय के काम में आती हैं? इसीलिए ये दूरी निर्धारण के काम में आती हैं, ठीक है। और क्या इनकी लंबाई बराबर होती है? नहीं, क्योंकि सर ने बताया ये बड़ा, फिर और ऊपर आए छोटा, छोटा और छोटा और छोटा, तो इनकी लंबाई बराबर नहीं होती, ये वृत्त छोटे होते जाते हैं। ये लिख दिया, लंबाई बराबर नहीं होती। सबसे बड़ा कहां जाएगा? बीचों बीच। तो आप बोलेंगे सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा होता है? विषुवत रेखा होती है, 40076 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, क्या कोई वृत्त बनते हैं? नहीं, यहाँ वृत्त नहीं बनते, यहाँ केवल एक पॉइंट बनते हैं। और लास्ट में ये जलवायु निर्धारण के काम में आती हैं, ये दूरी निर्धारण के काम में भी आती हैं और जलवायु निर्धारण के काम में भी आती हैं। और आखिरी में यदि कोलैटिट्यूड बोलेगा, किसी का भी सह अक्षांश ढूंढना है तो उसकी अपोजिट साइड में जाइए, 90 से घटा दीजिए, 90 से पहले घटा लो और जो बचा उसमें अपोजिट। जैसे 10 डिग्री साउथ का पूछेगा तो 90 में से घटा के बोलूंगा 80 डिग्री नॉर्थ, ये आ गया हमारा आंसर। 50 डिग्री नॉर्थ पूछेगा तो 90 में से 50 घटा के 40 डिग्री साउथ, ये हो गया आपका कोलैटिट्यूड। और 1 डिग्री के अक्षांश पर कुल कितनी रेखाएं, कुल कितने वृत्त बनते हैं? 1 डिग्री के अक्षांश पर 179 रेखाएं होती है, 179 लाइनें होती हैं। ये हो गया आपका एक पार्ट कंप्लीट जो था अक्षांश। अब बात करेंगे देशांतर की। तो देशांतर की बात करने से पहले छोटा सा देशांतर का डायग्राम बना दें तो आपको समझ में आएगा। इसी पे बना लेते हैं। ये देखिए बेटा, ये एक देशांतर है, बिल्कुल बीच वाला है ना, ये 0 डिग्री का देशांतर है, 0 डिग्री का देशांतर। अब देशांतर लाइन कैसी होती है? देखो, ये पोल से चलेगी, पोल तक आएगी, मेरे हाथ से देख लो, ये 1, फिर 2, फिर 3,
फिर 40, 50, 60, 100, 150 और ये लास्ट में जाएगा 180। ये 180 लाइन इधर है और 180 लाइन इधर है। इधर की भी ऐसे देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 150, 170, 180 लास्ट, इस टाइप की लाइन है और ये होती है देशांतर। तो शुरू करते हैं। क्या इधर बोला था पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखाएं, तो इधर बोल देना दोनों ध्रुवों को मिलाकर, दोनों ध्रुव, कौन कौन से दोनों ध्रुव, नॉर्थ और साउथ, दोनों ध्रुव को मिलाकर खींची गई रेखा, मिलाकर जो खींची जाती है वो रेखा क्या कहलाती है? वो रेखा आपकी, अब इसको मिटा दीजिए, आपने नोट कर लिया होगा। ये पहला, दोनों पोल से पोल की ओर खींची जाती है। आप देख लीजिए, ये 1, ये 2, सब यहीं से पोल से स्टार्ट होंगी और पोल पे ही वापस आएंगी। एक बात हो गई। अब दूसरी बात यहां से चले, यहां से अक्षांश रेखाएं कैसी होती थी? समानांतर होती थी। तो यहां बोलेंगे समानांतर नहीं होती, ये तो विषुवत पर लंबवत होती है। विषुवत के लंबवत को इंग्लिश वाले बोलेंगे परपेंडिकुलर होती है। ये देखिए, ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के पे सीधा लंब डला हुआ है। आप देखिए, आप सोचिए, यदि मैं बात करूं कि पूरा सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? विषुवत ही है। ये विषुवत लाइन जा रही है, ये विषुवत रेखा हो गई, ये विषुवत लाइन गई। अब ये पूरी लाइन गोल चलेगी। अब इन पे खड़ी खड़ी कितनी लाइनें जाएंगी? 360 लाइनें जा रही है। 180 इधर है और 180 इधर है। तो विषुवत के लंबवत है। लंबवत का मतलब होता है परपेंडिकुलर है इक्वेटर के, तो विषुवत के परपेंडिकुलर है। ये पैरेलल थी और ये परपेंडिकुलर, दोनों को मिला के पढ़ेंगे। ये वाली पूर्व से पश्चिम खींची जाती है, ये वाली दोनों ध्रुवों को मिलाकर नॉर्थ टू साउथ खींची जाती है। तीसरी बात क्या याद रखेंगे? तीसरी बात, ये इनके बीच की दूरी कैसी होती है? बराबर। आपको क्यों बराबर हुई? आप जानते हैं कि सर पैरेलल थी और हर अक्षांश रेखा पर कितना निकल रहा था? 111। मगर क्या इनके बीच की दूरी बराबर होंगी? नहीं। ध्यान से देखिए, सिर्फ दो रेखाओं को देखो, ये विषुवत पर कितनी चौड़ी है, और ऊपर चलो और देखो कम हो गई। इन दोनों को पकड़ के ऊपर तक चलो मेरे साथ, और ऊपर चलो, ये और कम हो गई, और ऊपर चलो, ये दूरी कम हो गई इनके बीच की, और ऊपर करो, ये और एकदम कम हो गई। नहीं समझ में आए तो आप ऐसे मेरे हाथ से समझे। आप कैसे खींचते हैं पोल? ये एक लिया, ये ऐसा लिया और वापस से आप हाथ दबाते हैं। तो भैया जब मैं ऐसे हाथ ओपन करूंगा, ऐसे खुला मेरा हाथ, अब मेरा हाथ दोनों तरफ हो गया, फिर वापस दबेगा, ऐसे ही तो खींची जाती है। तो आप ये बोलेंगे कि इनके बीच की दूरी बराबर नहीं होती, कभी तो ज्यादा रहती है, फिर कम 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 कम, तो किधर कम होगी किधर ज्यादा? तो आप बोलेंगे, ये देखो मेरा हाथ से देखिए, इनके बीच की दूरी यहां पर सबसे ज्यादा है, मेरे हाथ से समझ लीजिए, और फिर यहां से वापस कम होगी। ठीक है, तो इनके बीच की जो दूरी होती है, दूरी बराबर नहीं होती। इनके दो अक्षांश के बीच की दो देशांतरों के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो बराबर नहीं होता। और आप लिख सकते हैं विषुवत से, किधर से भी पूछ सकता है वो, विषुवत यानी इक्वेटर से ध्रुव की तरफ जाओगे, आप ये अंदाजा लगाओ, इक्वेटर पर ये देखो, ये लाइन, फिर और कम और कम, और पास में आ गई, और पास में, और पास में, ऊपर जाएंगे तो एकदम पास में आ गई। ठीक है, तो विषुवत से जब ध्रुवों की ओर जाता हूं तो लिख सकते हो मन से लंबाई कम होती जाती है, कम होती है, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं, ध्रुवों से विषुवत की ओर आऊंगा तो लंबाई बढ़ेगी। तीसरी बात, चौथी बात, यहां लिखा था दूरी बराबर होती है, यहां लिखा था दूरी बराबर नहीं होती। यहां लंबाई की बात, क्या इनकी लंबाई बराबर थी? नहीं। आपको याद भी है कि सर कभी तो बड़ा बनता था और जब ऊपर जाने लगे थे तो छोटे छोटे बनने लगे थे। ठीक है, तो इनकी लंबाई बराबर नहीं होती, मगर बेटा ध्यान रखना, इनकी लंबाई हमेशा बराबर होती है। अभी मैं बताता हूं इनकी लंबाई क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। आप देख लीजिए कैसे खींचते हैं, आपको थोड़ा खींचना भी आ जाए। ये देखिए 0 डिग्री, 0 डिग्री का मैंने आपको बताया, ये लाइन जा रही है 0 डिग्री, लंदन से आएगी, ये देखो आप सबके सामने, ये 0 डिग्री है। अब इसको कैसे खींचते हैं बेटा, ध्यान से देखना, मैं खींच के दिखा रहा हूं।
ये आप देखना 1 डिग्री 1 डिग्री, इधर भी 1 डिग्री, ठीक है। अब एक तरफ खींच के दिखाता हूं तो समझ में आएगा। 1 2 3 30 40 50 60 55 100 150, आखिरी में ठीक आपको नहीं दिखेगी, मेरे सामने आखिरी में, मतलब इसके ठीक पीछे कौन सी रेखा गई बताओ? 180। फिर से देख लो, मैं जीरो से चला हूं, जीरो वाली आपके सामने रखी मैंने, ब्लू कलर की दिख रही है आपको, ठीक है। ये जीरो देखो 1 2 3 4 5 6 7 सब बराबर है, कहीं से भी नाप लो, कोई बड़ी या छोटी नहीं है। और पीछे आएंगी तो 180 आएगी। अब इधर से आओ तो इधर से आके देखो 1 2 3 4, इधर से भी आओगे तो पूरा 180, मतलब देखो इधर से 180 लाइनें खींचूंगा और इधर से 180 लाइन खींचूंगा, तो यहां मेरे पीछे, मतलब आपको नहीं दिख रहा, मेरे सामने तो 2 लाइन एक के ऊपर एक आ गई। 180 का पूर्वी देशांतर भी आ गया और 180 का पश्चिम भी आ गया, पश्चिम पूरब दोनों के 180 आ गए। तो क्या क्या सीखने को मिलेगा? लंबाई तो बराबर होती है। पांचवी बात क्या सीखने को मिला है कि 180 डिग्री का ईस्ट वाला और 180 डिग्री का वेस्ट वाला, ये दोनों अलग अलग लाइन नहीं होती, केवल एक ही लाइन होती है। 180 डिग्री का एक, 180 डिग्री का दोनों एक के ऊपर एक हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एक ही लाइन होती है, दो अलग अलग तो हो ही नहीं सकती, आप समझ गए होंगे। ये देखिए 1 2 3 4 180, इधर से भी 1 2 3 4 180, और पीछे मेरे सामने 180 के ऊपर 180। अब ये दूसरी बात हो गई, दूरी बराबर नहीं है, लंबाई हमेशा बराबर होगी। दूसरी बात 5। और छठवीं बात आपको क्या याद रखना है? छठवीं बात आपको याद रखना है, ये इसकी दूरी बराबर बता दी, लंबाई बराबर बता दी। अब इसमें तो आपने बता दिया था कि सर ये हमारे काम में आती है, और क्या काम में आई थी आपके? दूरी निर्धारण किया था आपने इससे, और जलवायु भी आपने बताया था, कहीं गर्म है कहीं ठंडा है, कहीं के जीव जंतु अलग है। ये क्या काम आएंगे? ये लॉन्गिट्यूड्स आखिर क्या काम आते हैं? ये तो और इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये समय निर्धारण के काम में आते हैं। जो आपकी घड़ी चलती है, टाइम, जो आप देखते हैं लंदन में अलग टाइम हो रहा है, अमेरिका में अलग हो रहा है, रूस में अलग हो रहा है, तो जो पूरी दुनिया में कहीं पर आप सो रहे होते हैं, आधी दुनिया जगती है। जब आधी दुनिया ऑफिस में होती है तो भारत में सोते हैं। तो ऐसे दुनिया में दिन और रात का अंतर होता है। ये सब यहीं से समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो किस काम आती है? तो सबसे पहले लिख दिया, ये समय निर्धारण के काम में आती है। काय के काम में आती है? समय निर्धारण, मतलब टाइम डिसाइड करने के काम में आती है। अब ये समय निर्धारण होता क्या है, इसको जरा समझ लीजिए। समय निर्धारण का मतलब देखें इसको जरा ऐसे समझ लीजिए। ये जापान कहाँ है? ये मैंने पृथ्वी की रियल पोजीशन में इसको रख दिया, इधर झुकी हुई है, आपको मालूम होगा। ये मैंने सूर्य बना दिया, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये सूर्य यहां पर है, आपको दिख रहा है? सूर्य दिख रहा है, तो आपको क्या दिख रहा है कि मेरे हाथ के आधे आधे इस तरफ उजाला है। क्या ये उजाला इधर से देखूं? इधर भी नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये आधा मेरे हाथ के इधर वाले जो हैं, इनके लिए दिन हो रहा है, ये सब जग रहे हैं, ऑफिस में गए हैं काम करने। और इधर वालों के लिए, इधर जिधर मेरा हाथ चल रहा है, इधर वालों के लिए सूर्य का प्रकाश आ रहा है क्या? नहीं, इनके लिए रात हो रही है, ठीक है। एक चीज यार, सूर्य हमेशा, सूर्य की स्थिति यहीं रहेगी, ना सूर्य उगता है ना डूबता है, पृथ्वी घूम जाती है, ठीक है। सूर्य आप बोलते हैं पूर्व से निकलता है पश्चिम में, ठीक है, अच्छी बात है, पृथ्वी घूमती है तो ऐसा होता है। अब दूसरी बात, पृथ्वी किधर घूमती है देखेंगे। ये पृथ्वी है, ये पूर्व दिशा है बेटा, और इसके ठीक सामने जापान है, ठीक है। ये जापान में उंगली दिखाता हूं, जापान पे उगते सूरज का देश आप इसको बोलते हैं, ठीक है। अब पृथ्वी कैसे घूमती है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। पृथ्वी घूमती, ये पश्चिम दिशा है और ये पूर्व दिशा है, तो पश्चिम से पूर्व मैंने ये घुमा दिया। इस प्रकार पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूर्णन करती है, रोटेशन करती है। अब आपको ये भी मालूम है, मैं वापस से सूर्य यहीं रख देता हूं मैं, ठीक है। ये सूर्य रखा हुआ है, अब ये पृथ्वी में घुमा रहा हूं, देखो ये ऐसे घूमती जाती है। अब सूर्य, ये मोबाइल का लाइट तो मैंने यहीं रखा है, ये जैसे ये आए तो इनके यहाँ उजाला हो गया, सुबह हो गई, ये आगे निकल गए, ऑफिस चले गए, थोड़ी देर बाद ये लोग आ गए, चलो उठ जाओ सुबह हो गई, 2 घंटे बाद पृथ्वी घूम गई, चलो उठ जाओ सुबह हो गई, वो लोग उनकी रात। तो ऐसे पृथ्वी की जब घूमने का अपन बात करें तो ये पूरा एक राउंड जब घूम के आएगी पृथ्वी, तो 24 घंटे अप्रॉक्स समय लगता है। 24 घंटे में पृथ्वी एक बार पूरा अपने एक्सिस पर इस प्रकार से घूमकर वापस आ जाती है, सीधी हो जाती है, ठीक है, जैसे मैं हुआ।
अब 24 घंटे में एक बात बताइए, खड़ी खड़ी लाइनें कितनी है इस पर जो आप अभी पढ़ रहे हैं? एक 180 इधर और 180 इधर, ये मैंने बना दिया अंदाज से, ये मैंने बनाई 180 लाइनें, 180 लाइन इधर, 180 लाइन। तो आप ये बताइए कि 24 घंटे में सूर्य के सामने से कितनी लाइनों को निकालेगी? 360 लाइनों को। तो लिख देता हूं टोटल लाइन कितनी है, टोटल यहां लिख देते हैं, टोटल है 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360। 180 ईस्ट में, 180 वेस्ट में, ध्यान रखेंगे ईस्ट और वेस्ट। अब आप सोच रहे होंगे 80 डिग्री एक और एक दो हैं, वो दोनों काउंट होती हैं, ठीक है ना, मगर एक के ऊपर एक है, और इधर ये 0 डिग्री है, इसको भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। इसलिए 360 ही लगाना जब भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। कुल देशांतर कितने हैं? 360। अब ये सूर्य यही है, ये पूरी घूम रही है, आप देख सकते हैं ये पूरी एक बार घूमेगी 24 घंटे में। तो 24 घंटे में कितने देशांतर को निकाल दिया? यदि मेरे शरीर पे 360 खड़ी लाइनें हैं और मैं एक बार घूम के आऊंगा तो 360 लाइनों को निकाल दिया मैंने। तो आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 24 घंटे में पृथ्वी कितने लाइन निकाल रही है? 360। तो आप 24 से जब भाग देंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि 1 घंटे में 15 लाइनें निकल रही हैं। इसका उत्तर आएगा 1 घंटे में 15 लाइन। अब आप इसमें और मैथ्स लगाएंगे तो आप पढ़ सकते हैं 60 मिनट में 15 लाइन है, मतलब तो एक लाइन 15 लाइन के लिए लगता है 60 मिनट, तो एक लाइन के लिए लगेगा 60/15, चूंकि जम जाएगी तो उत्तर आएगा 4 मिनट। आपको इतना ही याद रखना है हमेशा। वो बार बार पूछते हैं, हर एग्जाम में पूछते हैं कि 2 देशांतर के बीच में कितना टाइम का अंतर होता है? आपका फिक्स उत्तर होना चाहिए 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का। फिर से देख लो, 360 लाइनें हैं, 24 घंटे में घूम के आएगी, तो 1 घंटे में कितनी लाइन? 15 लाइन, और 15 लाइन 1 घंटे में, तो एक लाइन को निकालने में 4 मिनट का समय लगेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं एक देशांतर बराबर 4 मिनट। अब आगे और समझिए थोड़ा सा। अब देखो बेटा, ये पूर्व में जो मान लो फिर से जापान को ले आता हूं, ये जापान। अब देखो बेटा, ये पूर्वी गोलार्ध है, तो आप बोलेंगे सर पूर्वी गोलार्ध वालों का दिन आगे, क्योंकि जापान वाले उठ गए, फिर थोड़ी देर बाद चीन वाले, फिर इंडिया वाले उठेंगे। तो पूर्व के देशों का समय आगे होता है और पश्चिम के देशों का समय पीछे होता है। आप इसको नक्शे पे भी देख सकते हैं, नक्शे पे देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये मैप पे आप देखिए। अब ये मैप क्या है जो हम पढ़ रहे हैं? यही मैप है। मतलब ये नक्शे को किसी फुटबॉल पे चिपका दूंगा तो ये बन जाएगा ग्लोब, यानी पृथ्वी बन जाएगी। नक्शा क्या है? पृथ्वी है, ठीक है, उसका चपटा स्वरूप है आपको पढ़ने के लिए। ये देखिए 0 डिग्री में निकाल के दिखाता हूं। ये 0 डिग्री की लाइन आ रही है, आपको दिख गई होगी मेरे लाल पेन से। ये 0 डिग्री बेटा। अब आपको आज आगे हम नक्शे की क्लास में, मैप की क्लास में सारी चीजें करेंगे। इसके इधर कितनी सारी दुनिया बसी हुई है, इसके इधर दुनिया कम है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है। ये 0 डिग्री के इधर वाले जो देश होंगे आप बोलेंगे उनका समय आगे है, और 0 डिग्री के इधर वाले हैं इनका समय पीछे है। अब आप हमेशा सुनते भारत का समय लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे, भारत का समय लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे। आखिर क्यों इसको रटते हैं, इसको समझ लीजिए। देखिए ये जो लाइन जब डिसाइड हुई थी 0 डिग्री वाली, इसको सभी देशों ने एक मीटिंग करी और सभी देशों ने बोला कि एक स्टैंडर्ड टाइम बना लो जहां से पूरी दुनिया उसको आधार बनाकर टाइम सेट करे। तो ब्रिटिश पीरियड में, ब्रिटिश काल में ये लाइन डिसाइड हुई 0 डिग्री वाली लाइन। ये आपको दिख रही 0 डिग्री वाली लाइन, ये 0 डिग्री की लाइन है। ये यहां पर देखो, मैं एक जगह बनाता हूं, ये लंदन है, ये लंदन अंग्रेजों का देश है, लंदन, इंग्लैंड, ब्रिटेन। ये लंदन में ग्रीनविच प्रयोगशाला है। इस ग्रीनविच से लेकर आती है, इसको ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं, हम आगे पढ़ाएंगे इसको डिटेल में। तो यहां से आप कहां हो? आप भारत की स्थिति देखो, ये रही, ये भारत की स्थिति है। अब भैया भारत में क्या होता है? भारत भी तो काफी ऐसा है चौड़ाई में। देखें जरा, भारत बना दूं तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये बना दिया मैंने इंडिया, देखो बेटा ये। अब भारत में भी कई सारे देशांतर निकल रहे हैं, जरा देख सकते हो, ये निकल रहे हैं सारे देशांतर, भारत के अंदर से निकल रहे हैं ना। अब
भारत भी तो चौड़ाई में काफी है, मतलब भारत में भी टाइम का अंतर आएगा। तो इसलिए भारत की एक लाइन है, एक लाइन को स्टैंडर्ड लाइन माना है, वो है 82.5 82.5 का। हम पूर्व में बेटा, हम पश्चिम में तो है ही नहीं, पूर्वी देशांतर भारत की मानक समय है। भारत का टाइम इसी से डिसाइड होता है 82.5 की। नहीं, ऐसा नहीं करते तो कुछ तो भी गड़बड़ हो जाता ना। कैसे गड़बड़ हो जाता? आपकी मौसी रहती है गुजरात में, आपकी मौसी जी गुजरात में रहती है, आपकी बुआ जी अरुणाचल प्रदेश में रहती है, और आप मध्य प्रदेश में रहते हो, और आपके यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा रखेंगे आप 10 बजे, और गुजरात में मौसी जी को बोलेंगे मौसी जी आ जाना। मौसी जी तो इधर है, मौसी जी पश्चिम में है, तो मौसी जी का टाइम लेट चल रहा है आपसे, और अरुणाचल प्रदेश उधर पूर्व में है तो वो जल्दी चल रहा है। तो आपकी जो बुआ जी है अरुणाचल वाली, वो कथा के पहले ही आके घर में बैठ जाएंगी, ठीक है, और वो मौसी कथा जब समाप्त होगी जब आके बैठेंगे, निकलेंगी दोनों अपने अपने समय पे। कंफ्यूजन होगा, हर देश में एक समय तो डिसाइड करना पड़ेगा ताकि सबकी घड़ी में 8:30 ही बजे। ऐसा तो नहीं मेरे यहाँ तो 8:30 बज रही, तेरे यहाँ कितनी बज रही? अरुणाचल में, मध्य प्रदेश में, सब क्या एक जैसी। तो एक लाइन को अपने को स्टैंडर्ड मानना पड़ता है। हमारी स्टैंडर्ड लाइन है 82.5। अब देखो ये रहा लंदन, लंदन कहाँ है? 0 पे, तो 0 से आप कहाँ हो? 82.5 पूर्व में हो ना। तो सबसे पहली बात तो इसके उधर जो भी रहते हैं सबका समय आगे रहता है। यही चीन भी है, जापान भी, सभी बोलते होंगे हम लंदन से इतना आगे, हम लंदन से इतना आगे, तो हम भी बोलते हैं। देखो ये 0 डिग्री पे लंदन, 82.5 पे इंडिया, तो कितनी रेखाएं निकल गई? 82.5 रेखाएं निकली। एक एक करके देख लो, 1 2 3 4 5 6, तो बस 82.5 जो लिखा है उसमें 4 का गुणा करूंगा, क्योंकि 1 डिग्री में, एक देशांतर में कितने मिनट का अंतर है? 4 मिनट का। तो उत्तर आ जाएगा 330, डिवाइड करूंगा तो उत्तर आएगा 5 घंटे 30 मिनट। तो आप बोल लेंगे चूंकि हम इस तरफ हैं इसीलिए 5.5 घंटे हमारा समय लंदन के समय से आगे है, ठीक है। इस टाइप के कई क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिस करेंगे आप। अब दूसरी बात, ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ में आ गई है कि ये समय निर्धारण करती है। ऐसे अलग अलग ये दुनिया में देखो कितने सारे देश हैं, यहाँ और यहाँ में तो 24 घंटे का अंतर आ जाएगा, क्योंकि 12 घंटे का अंतर इधर आएगा, 12 घंटे का इधर आएगा। जैसे लंदन से भारत में कितना आ गया? 5.5 घंटे का आ गया। तो आपके दुनिया में बहुत सारे अलग अलग टाइम जोन बने हुए हैं। रूस में सबसे ज्यादा टाइम जोन है, वो आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि रूस एक ऐसा देश है, इस किनारे से लेकर उस किनारे तक, इसकी चौड़ाई देख रहे हैं, जितनी ज्यादा चौड़ाई है ऐसे में उतने ज्यादा लॉन्गिट्यूड्स निकल रहे हैं। इसलिए रूस के ये वाला समय और ये वाले समय में बहुत डिफरेंस आ जाता है। इसलिए किसी एक रेखा से उसका काम नहीं चलता है, तो वो क्या करता है? वो कई सारी रेखाओं को अपनी मानक समय रेखा बनाता है। हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे, इसका पार्ट 2 हम देंगे, उसमें हम क्या क्या बात करेंगे। हमने अक्षांश में सारी बात करी। ये देख लीजिए आप, ये 0 डिग्री का अक्षांश, ये 0 डिग्री की विषुवत रेखा आप देख सकते हैं, ये जा रही है। आप 23.5 डिग्री की मकर रेखा आप देख सकते हैं, ये जा रही है। 23.5 डिग्री की कर्क रेखा आप देख सकते हैं, ये भारत से। इन रेखाओं पर मैंने अभी डिटेल में चर्चा नहीं की, क्योंकि इन रेखाओं पर जो देश है आपको पूरी तरह से याद करना पड़ेंगे। कि वो IAS की एग्जाम में पूछते हैं, PSC की एग्जाम में, कि मकर पर कौन कौन से देश हैं, सीक्वेंस से जमाइए, सारी चीजें पूछते हैं। तो मकर रेखा, कर्क रेखा, इक्वेटर लाइन, मकर लाइन, इन पर मैं अगला क्लास लूंगा, तो सिर्फ इन 3 लाइन पर अच्छे से चर्चा करूंगा। अगली बात ये जो 0 डिग्री की लाइन है इसको ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। ये तो और पूछते हैं कि ये कहां से निकलती है। ये आपको पूरा रूट इसका याद होना चाहिए, कितने देशों से निकल रही, कहां पर ये क्रॉस कर रही है, लंदन से निकल रही, कितने देश टच कर रहे हैं। तो ये अगली क्लास में मेरे को सिर्फ यही सब चीजें मैपिंग करानी है आपको, ठीक है। अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको। अब एक बात और, दूसरी बात, यही कर्क रेखा और मकर रेखा जो आप पढ़ रहे हैं, यहीं से आपको मकर संक्रांति, कर्क संक्रांति यानी समर सॉलिस्टिक, विंटर सॉलिस्टिक, और विषु होता है शरद विषु, बसंत विषु यानी इक्विनॉक्स, ऑटम इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ये सब भी बचे हैं जिसको आप संक्रांति वगैरह पढ़ते हो। फिर आपका पेरीहिलियन, एपीहिलियन, उपसौर और अपसौर आप पढ़ते हो। उपसौर, अपसौर, ये 6 प्रकार की तारीख होती है। 21 मार्च, 21 जून, ठीक है, 23 सितंबर, 22 दिसंबर, 3 जनवरी, 4 जुलाई, ये सब 6 तारीख पे मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। और अगले वीडियो में आपको ये जो मकर रेखा है इस पर जितने देश निकलते हैं सब आपको याद करा देंगे, इसके भी याद करा देंगे, इसके भी याद करा देंगे और इसके भी याद करा देंगे।
तो ये हो गई, याद रखेंगे। यहाँ पर जो 0 डिग्री की लाइन है इसको मैंने बता दिया ये ग्रीनविच रेखा है। ग्रीनविच इसलिए क्योंकि ब्रिटेन में एक लेब है, ग्रीनविच लाइन बोलते हैं इसके, और भी नाम है प्रधान यामी उत्तर रेखा, ठीक है ना, स्टैंडर्ड IST बोलते हैं, स्टैंडर्ड टाइम जोन है ये पूरी दुनिया का, ठीक है। मगर इस पर हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। अब बात करें लास्ट बात कि ये 0 डिग्री की आगे दिख रही, इसके ठीक पीछे क्या था, 180 डिग्री। आप देख लीजिए, मान लो ये 0 है, 1 2 3 4 180 था, तो 0 के पीछे 180 है, तो आगे पीछे दोनों को टोटल करो आप। ये देखो ये आधे आधे हैं, ये आधा और ये इसके पीछे 180। तो सबसे मेन अंतर क्या बता रहा हूं, सबसे मेन अंतर बता रहा हूं कि ये जो अक्षांश थे ना बेटा, ये अक्षांश जो, इसको रख दीजिए, इसको अब अगली क्लास में डिटेल में चर्चा करना ही है हमको, तो हम इसको देखेंगे। अब ये जो अक्षांश थे, आपने देखे अक्षांश कैसे खींचे, आपने 1 2 3 4 ऐसे खींचे। तो अक्षांश बेटा पूरे पूरे वृत्त हैं, मगर देशांतर पूरे वृत्त नहीं है, आधे आधे खींच रहा हूं ना मैं। तो एक बात और याद रखना कि अक्षांश जो होते हैं, अक्षांश जो होते हैं वो पूर्ण वृत्त होते हैं, पूर्ण वृत्त होते हैं, मगर देशांतर क्या होते हैं, देशांतर अर्धवृत्त होते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे सेमी सर्किल, आधे वृत्त होते हैं। अब जरा एक बात और ध्यान से देखिए, देखिए ये 0 डिग्री है, इसके ठीक पीछे 180 है, ये दोनों जो एक दूसरे के पीछे हैं ये एक दूसरे के अपोजिट लॉन्गिट्यूड कहलाते हैं। MPPSC में क्वेश्चन आ चुका है, विपरीत देशांतर क्या है, मेंस में आया हुआ है, तो याद रखेंगे विपरीत देशांतर के बारे में। विपरीत देशांतर क्या होते हैं, मैं आपको ऐसे ही बता दूं, जो दोनों मिलकर एक पूरा वृत्त बनाते हैं। सोचिए ये जो लाइन दिख रही है आपको, इसके ठीक पीछे भी तो कोई लाइन होगी, और जहां पे वो लाइन होगी वहीं से आप पृथ्वी को 2 भागों में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे अक्षांश तो पूरे वृत्त होते हैं, मगर देशांतर जो होते हैं वो अर्धवृत्त कहलाते हैं, आधे वृत्त कहलाते हैं, और 2 अर्धवृत्त मिलकर यानी 2 देशांतर मिलकर एक पूर्ण वृत्त बनाते हैं, और वो जो दोनों देशांतर मिलेंगे वो एक दूसरे के विपरीत देशांतर कहलाते हैं, एक दूसरे के आगे पीछे वाले। अब उदाहरण जैसे मैंने यहां पर आप सीखिए, यहां पर मैंने कोलैटिट्यूड बताया था आपको कि ये 35 है तो नीचे जाके 90 का डिफरेंस देखना पड़ेगा। वैसे देशांतर का भी क्वेश्चन आएगा कि बताओ भैया यहां पर, ये इधर से देखो, ये 40 डिग्री का, मान लो ये 50 डिग्री का देशांतर है, किधर है ये, किधर है, पश्चिम, ये बनाया 50 डिग्री का पश्चिम देशांतर है। आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगा इसके ठीक पीछे कौन है, तो आपको उस तरफ जाना है और 180 से डिफरेंस निकाल के देना है 130। आप बोलेंगे इसके ठीक पीछे मिलेगा 130 का कौन सा, पूर्वी देशांतर, उधर नहीं चले जाना, ठीक है ना। मतलब इन दोनों के बीच का गैप कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। फिर से जैसे कोलैटिट्यूड में बोला था 35 से 50 55 का गैप कितना निकाला था, कितना निकाला था मैंने कि इनका गैप 90 होगा, वैसे इनका गैप, तो आप बोल देंगे, कभी भी आपसे पूछेगा इस तरफ। एक एग्जांपल और, एक एग्जांपल, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री ये वाली लाइन है, ये 30 डिग्री की लाइन है, 30 डिग्री का विपरीत, विपरीत मतलब अपोजिट लॉन्गिट्यूड कौन सा होगा, तो 180 में से 30 घटा के बोलना 150 डिग्री का, और दिशा बदल देना। यदि वो 30 डिग्री पश्चिम बोल रहा है तो आप 150 डिग्री क्या बोल देंगे, पूर्व। तो ध्यान रखेंगे एक के पीछे एक जो 2 देशांतर होते हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत देशांतर कहलाते हैं। तो ये जो लाइन है ये समय निर्धारण के काम में आती है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दूरी और जलवायु निर्धारण के काम में आती हैं। इतनी बातें याद रखेंगे। आखिरी लाइन दे रहा हूं मैं आपको, MPPSC का क्वेश्चन है कि ग्रेट सर्किल क्या होते हैं। ग्रेट यानी महान, महान यानी बृहद, बृहद यानी बड़े, ठीक है, हिंदी में तो महान, बृहद या बड़े, बड़े तो नहीं बोलेगा, महान या बृहद वृत्त या महान वृत्त। और इंग्लिश वाले ग्रेट सर्किल क्या है, तो ध्यान देना, ये जितने देशांतर पढ़े ना आप बोलने सारे ग्रेट सर्किल है, ठीक है, सारे ग्रेट सर्किल है। और जो अक्षांश पढ़े ना इसमें सिर्फ एक ही ग्रेट सर्किल, उसका नाम है इक्वेटर लाइन। तो फिर से सारे देशांतर पूरे 360, ठीक है, और इक्वेटर लाइन, अक्षांश में सिर्फ एक ही लेना है, इक्वेटर लाइन, इनको ग्रेट सर्किल बोलते हैं। अब ग्रेट सर्किल का मतलब भी समझ लो, हर चीज का समझना है मतलब। देखें ये जो इक्वेटर लाइन है बेटा बीच वाली, यदि बीच वाली इक्वेटर लाइन से
इसको पृथ्वी को यहां से काट देंगे तो आधी आधी दो पृथ्वी बन जाएगी बराबर की। तो बस उसी को ग्रेट सर्किल बोलते हैं, जो अपनी पृथ्वी को दो भागों में तोड़ दे या बांट दे, बिल्कुल बराबर दो भागों में। तो ये तो हो गया इक्वेटर, देखो मेरे हाथ से आधा आधा बढ़ जाएगी। मगर खड़े वाले को क्यों बोल रहे हैं, आपको याद है कि ये 0 डिग्री आपके सामने तो 180, 0 180 को मिला के एक पूरा वृत्त बना, एक दूसरे के अपोजिट निकले, यहीं से पृथ्वी दो भाग में बढ़ जाएगी। इसीलिए देशांतर, सभी देशांतरों को पूर्ण वृत्त माना जाता है, जबकि अक्षांश में केवल और केवल विषुवत रेखा को ग्रेट सर्किल या महान वृत्त माना जाता है। उम्मीद करता हूं कि अक्षांश और देशांतर में आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। यदि कोई भी बात बोली हुई समझ में ना आई हो या कोई भी छोटा सा भी शंका या डाउट हो तो प्लीज कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उचित समय मिलने पर उसका बराबर जवाब दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।